हेलो बच्चों। आज मैंने हम लोगों ने ये इस बार सोचा है कि कैटलिस्ट के जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे। तो एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं मैं जिसका नाम टॉपर्स से बातचीत है। और कहीं ना कहीं टॉपर्स से बातचीत करने पर आपको उनसे उन्होंने जो गलतियां की हैं या जो उन्होंने ना सही स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं इन सब के बारे में पता चलता है, तो सीखने को मिलता है। तो इसी फहरिस्त में पहले दिन मैं आज सौरभ प्रजापति से हम लोग बातचीत करेंगे। और सौरभ प्रजापति को मैं बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 689 मार्क्स पाए हैं इस बार नीट 2024 में। और यूपी का जो बेस्ट कॉलेज है केजीएमसी है ना, वो उसमें इन्हें एमबीबीएस करने को है ना एक सीट मिली है। तो सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मैं अगली चीज पूछना चाहता हूँ कि कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि तुम कहाँ से आते हो, है ना, घर में और लोग मम्मी पापा का क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, भाई बहन क्या करते हैं, है ना, कुछ अपने बारे में बताओ। मैं डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। विलेज वैलो है मेरा, पिपराइज के साइड में। और मेरे पापा एक किसान हैं और वो एक बिजनेस भी करते हैं। मम्मी हाउस वाइफ हैं और मेरी मेरी एक छोटी बहन है जो अभी अंडर ग्रेजुएट कर रही है। तो जैसे क्या मोटिवेशन रहा कि है ना, आप जैसे आप गांव से पढ़े हैं, ठीक है, गांव में क्या वहीं वहीं के स्कूल से पढ़ाई की, गांव के ही स्कूल से पढ़ाई की, बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांव में जब पढ़ते थे तो कैसे पहली बार पता चला कि एक नीट नेशनल लेवल का एग्जाम है और ये मुझे है ना क्रैक करना है? क्या मोटिवेशन आया, किसने पहली बार इस बीज को डाला तुम्हारे उसमें, और वहां से लेके अब तक का क्या सफर था, इसके बारे में कुछ बताओ। मैं क्लास 11th में था तो मैं एक बार मम्मी के साथ अपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर में है वहाँ पे आया था। तो वहाँ मैंने एक बच्ची को देखा जो मानसिक रूप से उतनी अच्छी नहीं थी, नॉर्मल बच्चों की तरह। उसको देख के मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बनूँ तो ऐसे बच्चों का इलाज कर पाऊँ। देन मैं घर पे गया, फिर सर्च किया इसके बारे में कैसे डॉक्टर बनते हैं। देन मुझे पता चला कि हाँ, पहले नीट क्लियर करना पड़ता है, देन एमबीबीएस, देन एमएस, देन आगे अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तब मुझे पता चला था सबसे पहले 11th में। क्लास में सबसे पहले पता चला? ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या 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 11 12th में तैयारी की? मुझे नहीं लगता कर पाओगे क्योंकि गांव में इसकी सुविधा नहीं है ना। तो फिर 11 12th पास करने के बाद शुरुआत की, तो 12th पास करने के बाद क्या किया, क्या किया उसके उसका सफर कैसा रहा? जब मैंने पता कर लिया कि मुझे नीट देना है, देन मुझे ये भी नहीं पता था कि 11 12th में कि नीट का सिलेबस क्या है। तो मैं बस ऐसे छोड़ दिया कि इसके 12th के बाद मैं करूँगा जो भी करना होगा। तो मैंने 12th तक ये भी नहीं देखा कि इसका सिलेबस क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अब अफसोस होता है कि अगर मैं उसी समय देख लिया होता कि इसका सिलेबस क्या है तो मैं 11 12 में ही अच्छे से तैयारी कर पाया होता। और फिर जब मैंने 12th पास कर लिया, देन मैं गोरखपुर आया, एक रिनाउंड कोचिंग है वहाँ एडमिशन लिया। और वहाँ आने के बाद पता चला कि पहले तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ता था, वहाँ आने के बाद सारे इंग्लिश में चेंज करना पड़ा मुझे। और वहाँ पे ऐसा था ना कि बस 1 घंटे ही क्लास चलता था, उसमें से भी टीचर 20 मिनट लेट आते थे, कभी कोई टीचर 20 मिनट ही पढ़ाता था। तो वहाँ ऐसा क्या हुआ कि जब हम लोग का मार्च आ गया था तो बस 11th ख़त्म हुआ। और उस समय ही कोविड आ गया। तो कोविड आने के बाद 2 साल मैंने कोविड में ही गुजार दिए घर पे, जहाँ मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद ऑनलाइन के बारे में पता चला तो ऑनलाइन तैयारी करने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं टेस्ट देता ही नहीं था कहीं पे। और कहीं ना कहीं नीट में जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, आपको ओएमआर भरनी पड़ती है, तो उसका प्रैक्टिस नहीं हो पाया। तो मैं ऐसे अपने 4 साल ऐसे गंवा दिए मैंने ऐसे तैयारी करने में। अच्छा, तो मतलब नॉलेज की कमी थी कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, सही जगह सिलेक्शन। फिर तुमने पिछले साल कैटलिस्ट के बारे में कैसे पता चला, क्या मोटिवेशन रहा कि तुम यहाँ चले आए, है ना, किसी ने कुछ बताया, क्या क्या रहा उसके बारे में कुछ बताओ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है प्रशांत, जो कि इस बार सिलेक्ट हुआ है, वो भी मेरे साथ ही। तो उसने कहीं ना कहीं जब हम लोग ऑनलाइन तैयारी करते थे तो टेस्ट नहीं दे पाते थे अच्छे से, ना ही हम लोग की डाउट जो डाउट होते थे टेस्ट के, ऑनलाइन टेस्ट के या कोई और टेस्ट के, तो उसके अच्छे से सॉल्यूशन नहीं मिलते थे। तो उसने बताया कि आओ गोरखपुर में कैटलिस्ट कोचिंग है, वहाँ पे टेस्ट देते हैं और तुमको अगर अच्छा लगे तो वहाँ का क्लास भी कर लेना। फिर मैं गोरखपुर आया, सर से मिला। सबसे पहली मेरी मुलाकात रजनीश सर से ही हुई थी।
और सर ने बोला आप टेस्ट दो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्लासेस भी करते रहना। तो मैंने शुरू में तो क्लासेस नहीं किया था, लेकिन टेस्ट ही दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जब डाउट पूछने जाता था तो डाउट मुझे पूछने के बाद इतना इंटरेक्टिव लगता था सर लोगों से बातचीत में, क्लास भी करने लगा। देन देन ऐसे ही जर्नी चलती रही, फिर लास्ट में ऐसे टेस्ट देते देते और नीट में इतना अच्छा मेरा हो पाया। ठीक है। आमतौर पे जैसे तैयारी के दरमियान ना जो बच्चे बैठे रहते हैं, आपके सामने भी कुछ लोग बैठे हैं जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उनके मन में भी कई जनरल सवाल होते हैं। क्या जनरल सवाल होते हैं कि ये बताइए, टॉपर से जो पूछना चाहते हैं, तो उनके सवालों को मैं लेके आया हूं यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपका शेड्यूल क्या रहता था दिन भर, है ना? ये चीज पूछना चाहते हैं कि शेड्यूल क्या रहता था, सुबह उठने से रात में सोने तक का क्या शेड्यूल रहता था, कैसे पढ़ते थे, क्या कब तैयारी करते थे, क्या करते थे, है ना? मैं चाहता हूं कि बच्चे जाने, और कितना घंटा आप टेबल पे बैठते थे, कितना घंटा कोचिंग में बिताते थे, इसके बारे में भी एक शेड्यूल के बारे में डिटेल आप बताएं। बेसिकली मैं सुबह 6 बजे ही उठ जाता था, और हम लोग की क्लासेस भी 8 बजे से शुरू होती थी और 2 बजे ख़त्म हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप जल्दी सुबह नहीं उठेंगे तो क्लास के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप बिना रिवाइज के क्लास में जा रहे हैं, पिछले दिन का रिवाइज किए बिना, तो आपको अगले दिन का क्लास उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको सुबह उठने के बाद सबसे पहले पिछले दिन का रिवाइज करना चाहिए, देन नेक्स्ट क्लास के लिए जाना चाहिए। तो ऐसे तो 8 से 2 क्लास में ही चला जाता था। फिर देन अगर आपको पढ़ने के लिए और घंटे चाहिए कोचिंग में ही, तो क्लासेस खाली रहती हैं, आप जाके शाम तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद रात में 2-3 घंटे खाना वाना खाने के बाद, 2-3 घंटे पढ़ने के बाद फिर आराम से सो लो, फिर सुबह उठना ही रहता था। तो ऐसे होता था हम लोग का। तो मैं मान के चलूं कि क्लास के बाद लगभग 7-8 घंटे की सिटिंग हो जाती थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मार्क करने वाली बात है कि क्लासेस अगर 5-6 घंटे चल रही हैं, तो इसके बाद जो भी लोग सुन रहे हैं वो जाने कि घर में भी कम से कम आपको, घर में या आप लाइब्रेरी में या कोचिंग में जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं, लगभग 7-8 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए, है ना? तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बच्चे पूछना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों का नहीं है, मेरी तरफ से है कि क्या सोचते हो तुम, तुम्हारे सिलेक्शन में ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो कैटलिस्ट ने क्रिएट किए, जिससे तुम्हारा ना सिलेक्शन इजी हुआ, जो तुम्हें पहले नहीं मिला, ना ही ऑनलाइन में, या तुम जो जिस कोचिंग में पहले पढ़े उस कोचिंग में ऐसा क्या नहीं था जो तुम्हें यहाँ मिला? इसके बारे में बताओ मुझे। सबसे पहला है टेस्ट। मैं पिछले कितने साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे टेस्ट नहीं देता था, कभी भी ऐसे पेन पेपर लेके बैठ जाऊं टेस्ट देने लगूं। जब मैंने कैटलिस्ट में टेस्ट देना शुरू किया, तो मेरे से अच्छे नंबर भी बच्चे पाते थे, जिनको देख के मैं थोड़ा मोटिवेट भी होता था कि अरे यार, मतलब मुझसे कम ड्रॉप लिए इन बच्चों ने, लेकिन मुझसे अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको देख के मैं मोटिवेट भी होता था कि और अच्छा करूं। और कैटलिस्ट में टेस्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी या बहुत आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ दिया जाए टेस्ट में। तो ऐसा टेस्ट से ही मैं मेरा तो पर्सनली मैं बायो टेस्ट से ही प्रिपेयर करता था। एनसीईआरटी के बाद मैं बायो का जो क्वेश्चन आता था डायरेक्ट टेस्ट में ही लगाते थे। तो ऐसे मेरा हो जाता था इसमें टेस्ट में। अच्छा, तो मतलब कि टेस्ट पहला फैक्टर था, तो ये बात समझने के लिए है कि सिलेक्शन आपके तैयारी से तो होता ही होता है, लेकिन तैयारी के बाद टेस्टिंग इन्वायरमेंट में उस 3 घंटे में आप अपनी परफॉर्मेंस निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो टेस्ट जो आपका ग्रैंड फिनाले एग्जाम है, उसका मॉक, उसका नकल टेस्ट का हमेशा होते रहना चाहिए। और तो क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी टेस्ट की यहाँ पे कैटलिस्ट में? मुझे तो पता है, आप बताएं, जो लोग सुन रहे हैं उनको, क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी टेस्ट की यहाँ पे? टेस्ट तो यहाँ हर संडे होता है स्टार्टिंग में, बाद में चल के आपको वीक में 2-2 3-3 दिन टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट संडे का ऐसे होता था, एक संडे हम लोग का होता था पार्ट सिलेबस जो क्लास में चल रहे हैं, और एक संडे टेस्ट होता था फुल सिलेबस, जो या तो सारे बच्चे दे सकते हैं या तो जिनका प्रिपेयर हो दे सकते हैं। उसे सबको देना चाहिए फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो लास्ट में जाके आप थोड़ी सी वो अच्छा नहीं लगेगा कि आपको नंबर नहीं आएंगे फुल सिलेबस टेस्ट में। तो आप बार बार उसको छोड़ना चाहोगे कि मैं ये नहीं देता हूँ, पार्ट सिलेबस दूंगा, क्योंकि नीट में तो आएगा फुल सिलेबस ही। तो कहीं ना कहीं आपको फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्टिंग से देना चाहिए, चाहे आपके 300 आए 400 आए। मेरे तो मुझे याद है, मेरे जब मैंने कैटलिस्ट का फुल सिलेबस टेस्ट पहला दिया था तो मेरे 400 कुछ नंबर आए थे। तो
फिर भी मैं डिमोटिवेट तो नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था मैं क्रैक कर लूँगा। उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसली अच्छा फॉलो किया था। टेस्ट में मेरे फुल सिलेबस टेस्ट में लास्ट आते आते 600 प्लस आते थे। और क्लास सबसे मैंडेटरी है क्लास करना। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो टेस्ट में आने वाले किसी भी क्वेश्चन का ऐसे आप जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीरियोडिकली होते हैं कि हर टेस्ट में आते हैं, या फिर नीट में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं बार बार। तो वैसे क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कर लेने से आपके टेस्ट में भी फ्रिक्वेंसी अच्छा हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का फ्रिक्वेंसी अच्छा हो जाता है, उसको सही करने का फ्रिक्वेंसी अच्छा हो जाता है। तो अगर मैं कैटलिस्ट के फैक्टर्स लिखूं तो सबसे पहली चीज है टेस्ट, है ना। टेस्ट को आप सबसे टेस्ट सीरीज को आप फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं सबको बताऊं कि लगभग हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के पिछले साल 77 टेस्ट लिए हैं, ठीक है, पूरे ईयर के दौरान, ठीक है। लास्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 2 या 3 हो गई थी, ठीक है। हर हफ्ते टेस्ट होता है, तो एक पार्ट टेस्ट होता है। जैसे आपने 3 सब चैप्टर पढ़ा तो 3 चैप्टर का टेस्ट आएगा, फिर अगले वीक 4 चैप्टर हो गए तो 4 चैप्टर का टेस्ट आएगा। तो ऐसे एक टेस्ट जो है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है, और अल्टरनेट जैसे इस टेस्ट के अगले टेस्ट में फिर वो, है ना, पार्ट टेस्ट हो जाता है। क्लास में जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है ना, उसका कितना योगदान है आपके, है ना, सिलेक्शन में, मैं जानना चाहता हूँ। क्या वो फ्रूटफुल रहा, या पीवाईक्यूज वगैरह के लिए क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ। क्लास की डीपीपी जो मिलती थी हम लोगों को, अगर पर चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों को कम से कम 300 से 400, कभी कभी तो 500-600 भी क्वेश्चन मिलते थे किसी बड़े बड़े चैप्टर्स का। ऐसे 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन मिलते थे। तो अगर एक्चुअली अगर कोई बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है, वो क्लास करने के बाद जाके घर पे डीपीपी लगा रहा है, अपना जो होमवर्क मिल रहा है उससे कर रहा है, तो उसको पास अलग से टाइम बचेगा ही नहीं कुछ और देख पाए वो। तो सबसे अच्छी बात यही है, आपको जो क्लास में क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्लास करने के बाद सबसे मैंडेटरी तो वही होता है, क्योंकि आप क्लास करने के बाद अगर आप डीपीपी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपने क्लास से कुछ नहीं सीखा। तो सबसे पहले अगर आप क्लास कर रहे हैं उसके बाद डीपीपी सॉल्व करिए। नहीं कुछ उसमें समझ में आ रहा है तो टीचर से पूछिए। वैसे भी मैंने यहाँ की डाउट फैकल्टी से ही सीख के ही क्लास ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे डाउट फैकल्टी इतनी अच्छी लगी, डाउट बताने का तरीका और कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने क्लास भी करना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन में अभी जो सौरभ ने कहा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कम से कम आपको वो स्टडी मटेरियल कहीं से भी मिले। जरूरी नहीं कि कैटलिस्ट का स्टडी मटेरियल कोई बहुत विचित्र स्टडी मटेरियल नहीं है कि आपको सेलेक्ट करवा देगा, गलत बात है। ये वही जनरल स्टडी मटेरियल है जो हर कोचिंग देती है, कुछ डिफरेंट नहीं है कि हमने कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल बनाया जो, है ना, एक्स्ट्रा आउटपुट दे दे। हाँ, मकसद क्या होना चाहिए, किसी का भी स्टडी मटेरियल हो, कम से कम एक चैप्टर में ना 500 क्वेश्चंस तो लगभग लगाने चाहिए आपको। कुछ बड़े चैप्टर्स में ज्यादा भी लगा सकते हो। 500 क्वेश्चंस लगाने का मतलब है कि लगभग वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप कवर कर लोगे जो एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं कि आप कम से कम अपने पढ़ाई के दौरान कम से कम 500 क्वेश्चंस लगाएं पर चैप्टर, पर सब्जेक्ट, और टेस्ट बहुत अच्छे से दें। टेस्ट एक होना चाहिए जो पार्ट टेस्ट हो, जो बिल्ड करे, और एक हमेशा फुल टेस्ट होना चाहिए, फुल टेस्ट की आदत होनी चाहिए। चलिए, तो काफी अच्छी बातचीत जा रही है हम लोगों की। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मैं बच्चों ने पूछना चाहा है, जो सामने बैठे हैं, पूछना चाहते हैं कि जैसे, हाँ, आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? आप पहले कह लें, पहले कह लें, फिर बात करते हैं। अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है मन से, तो मैं सबसे पहले उससे ये कहना चाहूँगा, जो टीचर्स बोले आप उसको, एक कहते हैं ना, ब्लाइंड फोल्ड होके फॉलो करिए। क्योंकि मुझे याद है सर ने हम लोगों से 1100 क्वेश्चन लगवाए थे इक्विलिब्रियम के, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम मिला के 1100 क्वेश्चन लगवाए थे। और मैंने इतनी बार लगाया था उसको, मतलब 1100 क्वेश्चन को मैं लगाया था। मुझे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करने पड़ते थे, मुझे देख के ही ऑप्शन मैच कर लेता था मैं कि, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे पीएच या फिर ऐसे कुछ ऐसे क्राइटेरिया, H+ का क्राइटेरिया पूछा जाता है पीएच वाले इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में। तो अगर आप 1100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन इतने दूर दूर होते हैं, बहुत ऐसे कम ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन पास पास होते हैं। तो अगर टीचर कह रहा है आपको कि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, इस चैप्टर में कम, तो आप उनकी बात सुनिए अपने मन से। क्योंकि टीचर देख चुका होता ना, क्योंकि हम लोग जब से पैदा हुए तब से सर पढ़ा रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है इतने सालों का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो अगर आपको टीचर कह रहा है कि क्वेश्चन लगाइए, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, तो आप लगाइए उसे, चाहे कितना भी टाइम लगे आपको, क्योंकि आपके पास क्लास करने के बाद होता ही क्या है, एक बच्चे के पास कुछ नहीं, उसको बस अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना होता है। क्या है ना, बात ये है कि हम लोग कहते हैं कि मेहनत करो, पर मेहनत करो जो होता है वो कहने से नहीं होगा, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि उसको चेंज कर दिया जाए। मैं कहूं तुम मेहनत करो, इससे अच्छा मैं 500 क्वेश्चन दे दूं, इसको लगा के आओ, मैं चेक करूंगा। और चेक करना बहुत अच्छा रहता है। देखिए ऑनलाइन मोड में बहुत अच्छे टीचर्स उपलब्ध हैं, नो डाउट ऑनलाइन एक बहुत अच्छा मोड है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफलाइन की एक बेस्ट चीज ये है कि मुझे लगता है कि एक टीचर का जो प्रेशर है कि इसे करके आओ, उस वो ऑनलाइन में नहीं रहता है। तो बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे अपलिफ्ट होते हैं, उनको मालूम है कि मंडे को होमवर्क चेक होगा, तो वो सैटरडे संडे मेहनत करते हैं, जितना कर सके, कुछ 75% करके आते हैं, कुछ 80% करके आते हैं, कुछ 100% करके आते हैं, पर उस प्रेशर के जरिए मेहनत करते हैं बच्चे, सवाल लगाते हो, सवाल कोई लगाएगा तो है ना, सीखेगा ही सीखेगा। बच्चों का एक क्वेश्चन ये है कि जैसे पढ़ाई के दरमियान टीचर के साथ मतलब बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलना मुश्किल होता है। कई बार कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग हो जाता है, तो बैकलॉग एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के साथ कि वो पेसअप नहीं कर पाते टीचर के साथ। तो बैकलॉग में क्या तरीका होना चाहिए? क्या हम दौड़ा के टीचर को पकड़े, या कोई और तरीका हो सकता है जिससे कि बैकलॉग कम होता जाए हमारा, और है ना, टीचर्स के साथ हम पेस पे पेस मिला के चल सकें? बैकलॉग का सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि अगर आपका कुछ लेक्चर का बैकलॉग हो गया है, तो आप उस लेक्चर को साइड में रख लीजिए सबसे पहले। और जो करंट में चल रहा है सर, अगर किसी और चैप्टर पे मूव कर चुके हैं तो आप भी उसी चैप्टर पे मूव कर जाइए, और उसके सारे मतलब उसका एक्सरसाइज, उसका डाउट, उसका डीपीपी सारा उसी चैप्टर के साथ करिए। और आपको जब भी टाइम मिले, जैसे संडे को टाइम मिलता है, सैटरडे को टाइम मिलता है, या कोई ऐसे हॉलीडे आ गया जिसमें टाइम मिलता है तो आपको, तो वैसे भी अगर आपका एक चैप्टर का बैकलॉग है, अगर आपको एक हॉलीडे मिल रहा है, तो आप कोशिश यही करिए कि उसी हॉलीडे के दिन आप उस चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 24 घंटे होते हैं। अगर सोना नहाना सब कुछ अलग कर दिया जाए तो आपके पास 13-14 घंटे बचते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि पूरे 11-12 में कोई ऐसा चैप्टर होगा जो 13-14 घंटे के में आपका ना हो पाए। तो कोशिश यही करनी चाहिए बैकलॉग के लिए कि बैकलॉग को ऐसे साथ में लेके चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप पुराना भी पढ़ रहे हैं, नया भी पढ़ रहे हैं, तो आपका मिक्सअप होने का चांस बढ़ जाता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि कोई भी दिन छुट्टी पड़े तो सबसे पहले उस बैकलॉग को निपटा लो, देन कुछ और, उस दिन रिवीजन भी ना करो चलेगा, सबसे पहले बैकलॉग खत्म कर लो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बातचीत तो हो गई काफी, है ना, और अभी कॉलेज ज्वाइन करने में कितना टाइम है, कब तक है? कॉलेज के लिए तो उन्होंने बोला था, मेरा एक्चुअली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि अक्टूबर तक बुलाया जाएगा, दशहरे तक। कब तक? अक्टूबर में कब? दशहरे तक। तो ठीक है, एक काम करते हैं, दशहरे में अभी टाइम है, ठीक है, तो इस जो बातचीत है इसमें एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं, उसके बाद अब हम लोग इसे रोक देंगे, इसको पार्ट 1 कहेंगे। फिर आप लोग जो है कमेंट्स में और जो क्वेश्चन सौरभ से पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में लिखिए, और अगले जो इसका पार्ट होगा उसमें मैं सौरभ के बाद फिर इकट्ठा होऊंगा और आपसे वही क्वेश्चंस उस इंटरव्यू में पूछूंगा, है ना, जो आप कमेंट्स में लिखे होंगे। ठीक है, तो चलते चलते सौरभ, है ना, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो बच्चों का क्वेश्चन है कि कब ऐसा लगा कि अब रिवीजन शुरू करना चाहिए, और रिवीजन के लिए, है ना, क्या स्ट्रैटेजी था, क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ चल रहा है और रिवीजन भी होना है, तो क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, पुरानी चीजें जो आपने मान लीजिए अप्रैल में पढ़ी हैं वो दिसंबर तक भूल रहे हैं, तो कैसे एक सामंजस्य आपने बिठाया कि रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, बैकलॉग भी नहीं है, बड़ा टफ काम है, कैसे किया इसको? सबसे बेसिक बात यही है कि अगर आपने टाइम से रिवीजन नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं नीट का जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो उस टाइम पूरा रिवीजन कर पाना इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके क्लासेस चल रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आप डीपीपीज कर रहे हैं, तो आपके पास वैसे ही टाइम नहीं बचेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और रिवीजन भी हमको पूरा करना है, तो दिसंबर के बाद जनवरी जनवरी जब भी नया ईयर स्टार्ट होता है, तो आप क्या करिए, स्टार्टिंग से ही रिवीजन करिए। आपका जो चल रहा है, लेकिन आप रिवीजन वहीं से स्टार्ट से करिए कि मैं अगर फिजिक्स में करना है तो मैं बेसिक मैथ से या वेक्टर से कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में करना है तो मोल से कर रहा हूँ,
क्योंकि अगर आपके पास 5 महीने बचते हैं, क्योंकि 5वें महीने में एग्जाम होता है, तो कायदे से तो 4 ही महीने बचते हैं जनवरी से। तो अगर आप एक हफ्ते में दो सारे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एक एक चैप्टर भी रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ, तो आपका अप्रैल तक सारा खत्म हो जाएगा। और मेजोरिटी अप्रैल तक क्लास भी खत्म हो जाते हैं, मतलब कैटलिस्ट में तो यही होता है, अप्रैल लास्ट तक क्लासेस खत्म हो गए थे सारे, फरवरी लास्ट में सारे खत्म हो गए थे। मतलब रिवीजन भी अगर देखा जाए तो अप्रैल तक ही चला था, उसके बाद तो आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो रिवीजन जो है ना साथ साथ किया। और तो अभी तुमने एक बहुत बड़ी बात बोली जो मैं ना एक बार और बता दूं कि रिवीजन जो है वो अगर आप लास्ट के लिए ढकेल रहे हैं लास्ट के लिए, तो वो दिक्कत पैदा कर सकता है। रिवीजन के लिए एक छोटा सा टाइम, 1 घंटा ही सही, रोज एलोकेट करिए जहां आप पुराने चैप्टर्स की चीजें रिवाइज करें। रिवीजन का मतलब पूरी चीजें फिर से लगाना नहीं होता है। आप हो सकता है कि उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करके उसको रिवाइज कर ले। तुम कुछ पूछना चाहते हो, पूछो पूछो। अब इस क्वेश्चन चूंकि ये लंबा होता जा रहा है, तो एक काम करो है ना, जो जब मैं इसे YouTube पे अपलोड करूंगा, आप उसके कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए। अगली बार मैं सौरभ के साथ फिर आऊंगा, हम फिर मिलेंगे। आपके मन में जितने सवाल हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखिए, उन सारे एक एक क्वेश्चंस का जवाब मैं और सौरभ मिलकर आपको देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में और आपके और क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। थैंक यू।